इस वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे वो हम करने वाले हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन, अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। तो हमारे पास सोलेनॉइड दे रखा है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो। कितनी लेयर्स हैं इसकी? 5। तो मैंने आपके सामने एक सिंगल लेयर बनाई है, ऐसी 5 लेयर्स हैं, उन पे वाइंडिंग्स हैं 5 लेयर की। और क्या है, टर्न्स कितनी है हमारी? 400। तो यहाँ तो टर्न्स आपको सिर्फ 4-5 दिख रही हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल में टर्न जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 400। फिर क्या दे रखा है? द डायामीटर ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का डायामीटर आपको दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये जो टर्न्स है इनका डायामीटर भी दे रखा है आपको। इफ़ द करंट कैरीज, इसके अंदर जो करंट है वो 8 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं करंट क्या है? 8 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। आपको क्या करना है? एस्टिमेट क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो है कितनी होगी उसको एस्टिमेट करना है। कहाँ पर करनी है? नियर इट्स सेंटर। यहाँ पर सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड आपको एस्टिमेट करना है। तो चलिए करके देखते हैं। पहले गिवन सब लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? L, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। फिर हमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है? 400 पर लेयर है ना, तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसको, टोटल टर्न्स पता चल जाएंगी। ये क्या हो जाएगी आपकी? 2000। उसके बाद देखिए डायमीटर दे रखा है, कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फिर करंट कितना दे रखा है आपको? 8 एम्पियर का है ना। निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड का। किसके केस में? सोलेनॉइड के केस में, सेंटर पर उसके। तो B इज इक्वल टू क्या होता है? μ0 Ni/L। आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, फॉर्मूला ये था मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं। यहाँ जो N है ये क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। μ0 की वैल्यू क्या होगी? देखिए μ0/4π 10⁻⁻7 होता है। तो सिर्फ μ0 अगर हम बोलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 4π इंटू 10⁻⁻7। ओके, उसके बाद n क्या है? अभी हमने निकाला था 2000 निकल कर आया था। और हमारा जो करंट है वो कितना था? 8 एम्पियर का। डिवाइड बाय कर देंगे लेंथ से, तो लेंथ हमारी कितनी निकल कर आई थी? 80 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे, जो चीज़ सॉल्व हो सकती है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका सॉल्व हो रहा है, देखो। और ये आपका 4 से कट गया, ये यहाँ पर कट गया आपका, ठीक है। और क्या हो रहा है हमारे पास? देखो यहाँ पर 10⁻⁻2 है, यहाँ 10⁻⁻7 है। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻5 ऊपर रह जाएगा आपके। और ये 2 0 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये भी आपके 5 माइनस का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 और लग जाएगा साथ में। तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा? माइनस का आपके पास 3 आ जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पर आपके पास? एक तो ये 8 बच गया, ये पाई बच गया, ठीक है, और 10⁻³ बच गया। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2.48 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आएगी इंटू 10⁻⁻2। तो मैं उसको राउंड ऑफ करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्या दे रखा है? स्क्वायर ऑफ अ कॉइल साइड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर साइड की एक स्क्वायर कॉइल है विच कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। उसकी अंदर टर्न्स कितनी है? 20 टर्न्स हैं। एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें से? 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली। हमारी कॉइल को हमने क्या किया? वर्टिकली सस्पेंड कर दिया। एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, हमारी कॉइल का जो प्लेन है उसका जो नॉर्मल है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। किसके साथ? विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हमारी कॉइल का
प्लेन जो है ना, उस पर अगर हम नॉर्मल बना दें तो वो जो नॉर्मल है 30 डिग्री एंगल बना रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 0.8 टेस्ला। हमें ढूंढना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो डायग्राम समझते हैं पहले। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये कितना है 0.8 टेस्ला की। इसमें हमने क्या किया, अपना जो है कॉइल रखी है, कॉइल इस तरीके से रखी है कि उसका जो नॉर्मल है प्लेन का वो आपका 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मान लो दिस इज द नॉर्मल, ओके, कॉइल जो थी हमारी उसका ये नॉर्मल है, और ये कितना है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो कॉइल है किस तरीके से रखी होगी, ये कॉइल हमारी होगी इस तरीके से, ओके। और कॉइल की आपको क्या दे रखी है, साइड दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर का, और इसमें टर्न्स कितनी दे रखी है आपको 20, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो कॉइल है हमारी, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपको कितना दे रखा है 12 एम्पियर का। तो दिस इज द डायग्राम। अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। देखिए गिवन में हमें क्या करना है, पहले सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ है एल कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, है ना, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद टर्न्स दे रखे हैं, यानी एन दे रखा है आपको 20, और फिर करंट दे रखा है आपको कितना दे रखा है 12 एम्पियर का, ओके, ये रहा। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, यानी कि थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, और आपको क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.8 टेस्ला। निकालना क्या है, टॉर्क आपको। तो सिंपली टॉर्क का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे करंट कैरिंग कॉइल को, तो उस पर टॉर्क जो लगेगी वो कितनी लगेगी, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NBIA sin थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एन कितनी है 20 थी अभी हमने देखी, मैग्नेटिक फील्ड 0.8, करंट 12, एरिया देखिए एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये दे रखी है लेंथ, इसका एरिया निकाल लीजिए आप। तो ये जो लेंथ है 10 इंटू 10⁻⁻2 है, तो इसका मतलब 10⁻⁻1 हो गया ना। 10⁻⁻1 को मैं लिख सकती हूँ 0.1 का होल स्क्वायर, एरिया हो गया ये आपका, ठीक है, साइड स्क्वायर, और साथ ही साथ sin 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 20.8 इंटू 12, ये क्या हो जाएगा आपका 0.001, ओके। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका sin 30, यानी कि 1/2। अब यहाँ पर जो कटता है उसको काट देंगे हम लोग, ये कट गया तो ये 10 आ गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये क्या हो जाएगा 9.6। बाकी जो 10s हैं उनको देख लीजिए, यहाँ पर 10 है, ये क्या है +1, ओके। यहाँ पर 10⁻⁻2 हो जाएगा, है ना, तो ये -2 लिख दो, इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो गया 9.6 इंटू 10⁻⁻1, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.96 न्यूटन मीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, टॉर्क की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको क्या दे रखे हैं, 2 मीटर दे रखे हैं, कैसे हैं, मूविंग कॉइल मीटर्स हैं, एक का नाम M1 दे दिया, एक का नाम M2 दे दिया, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले मीटर के बारे में क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी दे रखी है 30, एरिया ऑफ कॉइल कितना आपको दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर बन रही है वो है 0.25 टेस्ला। सेकंड मीटर के बारे में क्या दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस है 14 ओम, नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो 42 हैं, एरिया जो है कॉइल का वो 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी दे रखी है 0.5 टेस्ला की। साथ ही साथ आपको साफ साफ दे रखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है आइडेंटिकल है दोनों मीटर का। हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो किसका, करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का, दोनों ही मीटर का रेशो निकालना है M2/M1 के केस में, ठीक है। तो देखिए सारे गिवन आपको दे रखे हैं, हल्का सा डायग्राम के थ्रू मैं बता देती हूँ आपको। आपने मीटर पढ़ा था, तो जैसे ये मीटर हमारा है, यहाँ पर हमारे क्या होता था, मैग्नेट्स रखी जाती थी ताकि हम जो है मैग्नेटिक फील्ड मिल सके, और बीच में हम क्या करते थे कॉयल रखी हुई थी। वो जो कॉयल है उसके ही आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स 30 दे रखा है एक मीटर का, दूसरे का 42
2। और इसी का जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया आपको दे रखा है दोनों के ही केस में। और यहाँ पर जो ये मैंने बनाई है नॉर्थ और साउथ पोल शो किया हुआ है मैग्नेट का, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है दोनों ही आपको मीटर्स में, एक में मिल रही है 0.25 टेस्ला की, दूसरे में 0.5 टेस्ला की, वो दे रखा है। साथ ही साथ आपको पहले मीटर और दूसरे मीटर का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। और क्या बता रखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है क्या होंगे, कांस्टेंट जो है वैल्यू आइडेंटिकल है। तो जो K1 है वो K2 के बराबर होगा, इसको आप K मान लो। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। तो सीधा मैं लिख रही हूँ क्योंकि गिवन के लिए तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है चीज़ें, है ना। तो सीधा फॉर्मूले पे आते हैं। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ज़रा ए पार्ट करते हैं इसका पहले। तो IS किसके बराबर होता है, NBA/K के बराबर, है ना। तो अब रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रेशो किसका, पहले करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड मीटर टू द करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर। ओके, तो ये सेम फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो N2B2A2 डिवाइडेड बाय K2 होगा। और हम यहाँ पर K लिख रहे हैं क्योंकि K2 की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, हमें नहीं पता वैल्यू, पर हमें ये बता रखा है कि उसको आइडेंटिकल है किसके, K1 के। तो हमने K ले ली थी, मैं K लिख रही हूँ, काटने में आसानी रहेगी क्योंकि, है ना। उसके बाद देखिए हम जो सेकंड है केस हमारा, यानी कि हमारा फर्स्ट मीटर है, उसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं करंट सेंसिटिविटी की। तो N1B1A1 डिवाइड बाय K1 आएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट K लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये K से K कट गया, बाकी चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो N2B2 और A2 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, वैल्यू जो हमें दे रखी थी वो हमने एज इट इज पुट कर दी, डिवाइडेड बाय N1B1 और A1 की वैल्यू। तो ये कितनी थी हमारी 30, B1 की वैल्यू क्या थी हमारी 0.25, और एरिया कितना दे रखा था हमको 3.6 इंटू 10 की पावर -3। अब देखिए 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कट गया, ये आपका 2 से कट गया। ठीक है, ये आपका 0.5 से कट गया, और क्या कट रहा है आपका, देखिए ये आपका 21 से कट गया, ये आपका 7 से कट गया, यहाँ पर क्या रह गया हमारा 10। ठीक है, तो आपके पास अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें देखिए क्या मिल गई आपको, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है ना, सिर्फ 7 बचा है, तो हमने 7 लिख लिया। नीचे देखिए 0.5 और ये 10 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 5। इसको काटेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर है 1.4। तो ये आपकी क्या है, रेशो ऑफ करंट सेंसिटिविटीज ऑफ द मीटर्स। ठीक है, तो सेकंड मीटर टू द फर्स्ट मीटर। अब निकालते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। VS का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है जो करंट सेंसिटिविटी का होता है, बस उसको डिवाइड कर देते हैं हम R से। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, NBA/KR। ओके, अब ये जो है रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड मीटर टू द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर, है ना। सेम यही लिखेंगे, N2B2A2 यहीं पर लिख रही हूँ, डिवाइड बाय K की जगह में K ही लिख रही हूँ, यहाँ वैसे K2 आएगा, है ना, और R2, और K2 की वैल्यू सीधा मैंने लिख दी है यहाँ पर K। ऐसे यहाँ N1B1A1 डिवाइड बाय K1 आएगा, डायरेक्ट K लिख रही हूँ मैं, और ये R1। ओके, तो K से K काट दिया। और हम क्या कर सकते हैं, देखो ये R1 ऊपर चला जाएगा, ये R2 नीचे चला जाएगा, तो सीधा मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, R1 लिख दे रही हूँ, यहाँ R2 लिख देती हूँ। अब वैल्यू पुट करते हैं N2B2A2 और R1 की। तो क्या वैल्यू है 42.5, 1.8 इंटू 10 की पावर -3, और R1 की वैल्यू लिखेंगे वो है क्या हमारा 10। ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं N1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, ओके, और ये क्या है हमारे R2 की वैल्यू। जब ये लिख लिया, अब जो कटता है उसको काट देंगे हम। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये फिर दोबारा आपका कट रहा है, ये भी कट गया आपका यहाँ पर, ये 0.5 से, है ना। और आप देखिए ये आपका किससे कट गया, 3 से, ये 10 से, तो
तो आपके पास ऊपर क्या बचा, ये 10 बचा, ये भी 10 बचा, इसको भी हमने काट दिया। अब देखिए ज़रा आपके पास क्या रह गया है। ये हमारे पास रह गया सिर्फ 5.5 मल्टीप्लाई 2, और ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया है ना। तो आपका क्या आ गया, 1/1 ही आ गया, क्योंकि 0.5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो वो 1 ही आएगा। तो यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, 1। रेशो क्या आ गई हमारी, VS2 की रेशो किसके साथ, VS1 के साथ क्या निकल कर आ गई आपकी, VS2 VS1 क्या निकल कर आ गई आपकी, 1। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5, कोई चैम्बर है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 6.5 का, इज मेंटेन्ड। 6.5 क्या है, गॉस। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू द फील्ड, और फिर क्या किया गया, उस चैम्बर में इलेक्ट्रॉन को डाल दिया गया विद द स्पीड ऑफ 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टू द फील्ड डाला गया, जो भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर शूट किया गया। आपको क्या निकालना है, एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। जो इलेक्ट्रॉन अंदर गया वो सर्कल में क्यों पाथ फॉलो कर रहा है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इसमें इसका रेडियस क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं। क्या है, एक फील्ड है आपके पास, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसमें इस डायरेक्शन में है, जो पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर। तो इसमें हमने जो इलेक्ट्रॉन शूट किया वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हमने शूट किया है, और इसमें जाते ही वो क्या करने लगेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगेगा। वो सर्कुलर पाथ का हमें क्या निकालना है, रेडियस। चलिए तो पहले जो गिवन दे रखा है वो सारा लिख लेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी कितना दे रखा है आपको, 6.5 जी। इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, टेस्ला में। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। उसके बाद देखिए स्पीड दे रखी है आपको, v दे रखा है कितना, 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या दे रखा है, तो आपको ये दिख रहा है साफ साफ, नॉर्मल दिया है फील्ड के, यानी कि थीटा आपको कितना दे रखा है, 90 है ना। और बाकी ये इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, इसको भी हम लिख लेंगे। मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, इसको भी आप वैसे लिख लेना, ठीक है। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें दे रखी है उसके हेल्प से हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे सर्कल में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन जब, तो क्या हुआ, तो जो फोर्स लगेगी उस पर, वो फोर्स क्या होगी आपकी, EVB साइन थीटा के बराबर। ओके, और ये जो है ये किसकी, ये जो है फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, r आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ v है, यहाँ पर v² है, तो यहाँ v रह गया है ना। बाकी r को मैं इधर की तरफ ले गई तो यहाँ इक्वेशन क्या बन गई, ये देख लीजिए ज़रा, mv/EV, और यहीं साइन थीटा आपका आ रहा है। वैल्यू पुट करना है बस अब हमको। m की वैल्यू क्या होती है, 9.1 × 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई 4.8 × 10⁻⁶। v की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद देखिए हमारे पास e की वैल्यू पुट करनी है हमें, और b की। तो ये कितना था, e तो हमें पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6.5 × 10⁻⁻4, और साइन थीटा है, साइन
यहाँ पर क्या होगा साइन 90 थीटा, क्योंकि 90 दे रखा है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 1 है ना। तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बात वही है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम। 10 के एक्सपोनेंट एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो। तो 9.1 इंटू 4.8, 1.6 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर ये -31 प्लस 6 प्लस 19, ये 19 जो है ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये जो है माइनस का 4 है ऊपर जाकर ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। तो 19 प्लस ये क्या हो जाएगा ये। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आई आपकी 2.4 इंटू, देखिए यहाँ पर 6 प्लस 4 क्या हो गया 10, और ये कितना हो गया आपका 29 है ना। तो ये 29 है और ये माइनस का 31 है, तो ये क्या हो गया 10 की पावर -2 मीटर। ये क्या था हमारा रेडियस, तो हमारा रेडियस इतना निकल आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन। देखिए हमें क्या दे रखा है इन 11th क्वेश्चन, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। तो आपको क्या करना है, जो 11th क्वेश्चन में हमने किया था उसी क्वेश्चन को लेना है, सारी चीज़ें वही लेनी है। वह हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पता करना है कि जो आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी का क्या वो स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सप्लेन भी करना है। तो सिंपल सा है, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा। फॉर्मूला क्या है आपका, PeV इज इक्वल्स टू mv² r। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें देखिए ये v कट गया, ये v कट गया, दोबारा यहाँ v आ गया, ठीक है। अब और क्या हो गया यहाँ पर, देखिए ज़रा BE की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, BE इज इक्वल्स टू आ रहा है mv/r। ओके, ये जो v है हमारा ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर क्या है रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं इसको एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करती हूँ, तो यहाँ क्या करूँगी, मुझे r ओमेगा लिखूँगी मैं, है ना। तो ये आपके पास क्या मिला आपको, BE इज इक्वल्स टू mr ओमेगा r। अब यहाँ नीचे भी r है ऊपर भी r है, तो देखिए आपका BE इज इक्वल्स टू क्या हो गया m ओमेगा, ठीक है। BE इज इक्वल्स टू क्या हो गया m ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ये क्या होता है 2 पाई न्यू। अब देखिए 2 पाई न्यू और BE हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं न्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। तो क्या हो जाएगा BE, ये जो है ये वाली टर्म सारी इनको मैं क्या ले आऊँगी, डिवाइड में ले आई BE के नीचे, देखो तो ये क्या हो गया हमारा 2 पाई m, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी, BE/2 पाई m। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं B की, E की और m की। B की वैल्यू क्या दे रखी थी, हमने पढ़ी थी 11th क्वेश्चन में 6.5 इंटू 10 की पावर -4। E की वैल्यू कितनी थी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 0.1818 इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ ये 31 प्लस का है और 19 माइनस का है और 4 जो है वो भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -23 प्लस 31, है ना। और इसको सॉल्व किया हमने तो क्या हो गया हमारे पास, देखिए 10 की पावर
प्लस का आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर अगर हम इसको और सही तरीके से लिखते हैं तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 10 का जो है यहाँ पर जो पॉइंट है नीचे इसको ले लेती हूँ मैं। ठीक है, 2 पॉइंट तक मैं ले लेती हूँ इसको। तो जब मैं इसको 2 पॉइंट तक लूँगी तो आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। इतना हर्ट्स हमारी क्या निकल कर आ गई, फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कराएगा, कहाँ पर रिवॉल्व करेगा, जब उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो वो सर्कुलर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला ही अभी निकाला हमने, उसमें जो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये निकला हमारा फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज़ योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कहीं भी v नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सर्कुलर कॉयल ऑफ 30 टर्न्स आपको दे रखी है, उसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, उसमें करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर का। उसको हमने क्या किया, वर्टिकली सस्पेंड कर दिया इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 1 टेस्ला, और साथ ही साथ साफ साफ कह रखा है ये जो फील्ड लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं, एंगल बना रही हैं 60 डिग्री का, किसके साथ, कॉयल के नॉर्मल के साथ। तो हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क। टॉर्क जो लगेगा उस पर, वो जो काउंटर टॉर्क लगाएगी एक्चुअली, वो आपको निकालना है। तो देखिए ज़रा, कॉयल आपको दे रखी है इस तरीके से कोई, और इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारी टर्न्स हैं। कितनी टर्न्स हैं, 30 टर्न्स हैं। इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर तक का है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 6 एम्पियर का कर रहा है। और मान लो अगर ये इसका नॉर्मल है तो हमारी ये जो कॉयल है ये मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें रखी हुई है, 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ एंगल बना रही है। वो कितना बना रही है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है और हमें टॉर्क निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसी का सेकंड पार्ट भी है, पहले उसको भी समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, वुड योर आंसर चेंज इफ द कॉयल इन ए, जो ए में हमने कॉयल ली थी, कैसे ली थी, सर्कुलर कॉयल, वर रिप्लेस बाय द प्लानर कॉयल ऑफ सम इरेगुलर शेप। ये जो कॉयल हमने रेगुलर शेप की सर्कुलर कॉयल ली थी, इसको अगर इरेगुलर शेप की ले लिया जाए, लेकिन इसका जो एरिया है वो सेम हो जैसा हमारे सर्कुलर कॉयल का है, तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा। तो पहले तो ए समझते हैं, करके देखते हैं, फिर पता करेंगे कि बी में क्या होगा। ठीक है, तो ए के लिए हम जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो पहले लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन में n इज इक्वल्स टू 30, रेडियस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में। करंट दे रखा है आपको 6 एम्पियर का। आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 1 टेस्ला की। अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60 डिग्री। टॉर्क निकालना है। फॉर्मूला लिखते हैं टॉर्क का। क्या होता है फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू होता है NIBA साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू लिख दीजिए। n की वैल्यू क्या है हमारी, अभी हमने देखा टोटल टर्न्स थी 30। I की वैल्यू कितनी है 6, मैग्नेटिक फील्ड की 1। एरिया यहाँ पर कॉयल का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर कॉयल है तो πr²। तो पाई की वैल्यू, और r हमें दिया हुआ था, कितना दिया है 8 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। और साइन अल्फ़ा की वैल्यू, तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री। ओके, अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। 30 × 3 6 × 3.14, ठीक है 64 हो जाएगा। ये स्क्वायर कर देंगे 8 का हम, 10⁻⁻4, और साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे √3/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे और फर्दर हम लोग, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या आंसर आएगा आपका 30 × 6 × 2.01। ओके, और पूरा इसको सॉल्व किया हमने, पूरी वैल्यू ही आ गई यहाँ तक आपकी। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर वो क्या आ गया, 3
0.133 न्यूटन मीटर। तो ये आपके टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट में क्या बोला है। बी पार्ट में बोला है कि इस टॉर्क में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। अगर वो जो सर्कुलर कॉइल ली थी इसकी जगह हम क्या करते हैं, कोई इरेगुलर कॉइल लेते हैं, पर इन दोनों का क्या जो एरिया है, ठीक है, इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया ए है, तो अगर एरिया दोनों का सेम है तो क्या टॉर्क चेंज होगा या नहीं होगा, दोनों ही चीज़ पूछी है। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं, अभी हमने किया। फॉर्मूले में देखिए एन पे डिपेंड करता है, आई पे, बी पे, ए पर और साइन अल्फा पे। तो नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह का तो इन्होंने डिस्कशन ही नहीं किया ना, लेकिन एक चीज़ बोली है, वो बोला है एरिया सेम है। तो देखिए अगर एरिया सेम होगा तो टॉर्क भी सेम ही रहेगा, अगर बाकी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप शेप कुछ भी कर दीजिए, हमारी कॉइल का शेप कुछ भी हो, लेकिन एरिया अगर सेम है तो जो टॉर्क है वो चेंज नहीं होगा, टॉर्क जो है वो अनचेंज ही बना रहेगा। तो बी में आपको यही स्टेटमेंट लिखनी है कि टॉर्क ऑन अ प्लेनर लूप डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, बिकॉज एरिया पे डिपेंड करता है, एंड इफ there is no change in area of the loop, it means that the torque will remain unchanged. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।